हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एडिजोन लर्निंग सोल्यूशन। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन है केमिस्ट्री का है वो हम पढ़ने वाले हैं आपके महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस से। ठीक है, जो आपका न्यू सिलेबस है उससे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है। जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है। आप कोई भी जो है लेटेस्ट वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें आप कवर कर पाओगे, क्योंकि कोई पार्ट जो है मतलब यहाँ पर पार्ट वाइज रिलीज़ होता है, तो आप उन चीज़ों को स्किप ना करें, पूरा चैप्टर पढ़े। बाकी जो हमारे पुराने यूज़र्स हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो आप ज़रूर लाइक कर देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये समझने से पहले आपको ये ग्राफ में समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली ये जो है समझ में आ जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अभी बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए अभी यहाँ पे एक आइस ले लीजिए आप और एक वाटर ले लीजिए आप। ठीक है, ऐसा कुछ करिए। ठीक है। ये जो आइस है इसको आप कितने टेम्परेचर तक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कितने टेम्परेचर तक आप इसको हीट करोगे कि उसके बाद ये इसका स्टेट चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे आपको पता चलेगा उसका मैक्सिमम जो है पीक वैल्यू कितना रहता है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जितना भी मतलब आप बॉइल करोगे उसका एक जो होता है मैक्सिमम एक लिमिट होता है, पॉइंट होता है। जैसे बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। उस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन को समझेंगे हम लोग। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का क्या रोल है इसमें, लाइक कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए किसी सॉल्यूट का। जैसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और हमने क्या पढ़ा था आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूट वो होता है जो कि आपके सॉल्वेंट के साथ घुल मिल जाता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्वेंट जो होता है वो यहाँ पे मेजर होता है, ये बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। सॉल्वेंट क्या होता है आपका, मेजर होता है, यहाँ पे मेजर लिख देंगे। सॉल्यूट क्या होता है आपका, सॉल्यूट का रेशियो हमेशा जो है कम होगा आपके सॉल्वेंट से, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो आपका सॉल्यूट है वो मिक्सअप होगा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद क्या बनाएगा वो बनाएगा आपका सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। समझ में आ रही है बातें। यहाँ पे देखो क्या समझना है आपको, द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन द ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यानी कि बच्चों अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट एक हम लोग तीन चीज़ समझते हैं, एक तो हो गया सॉल्यूट होता है आपका, दूसरा होता है सॉल्वेंट होता है, और इन दोनों को जब आप मिक्सअप कर देते हो, जो आपका मेजर पोर्शन सॉल्वेंट होता है वो आपका क्या बनाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, बराबर। जो कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। A graph detailing elevation in the boiling point of water upon the addition of sucrose is provided above 1 atmospheric of pressure. Pure water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर कितने डिग्री पे, यहाँ पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये प्योर वाटर का जो है इन्होंने क्या यूनिट लिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर किया है। देखो मोलैलिटी ऑफ सुक्रोज यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, एक्स एक्सिस में। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है आपका वाई एक्सिस में। बॉइलिंग पॉइंट होता है ना यार, देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, अप टू 100, अप टू 200 जैसा आप लेते हो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। कैसा हो रहा है आप देख रहे हो, शार्पली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये एक्स और वाई का जो वैल्यू है ये स्लाइटली जो है यहाँ पर इक्वल है दोनों भी। मतलब जैसे वैल्यू x का इंक्रीज होगा वैसे ही वही स्टैंडर्ड वैल्यू y का भी इंक्रीज होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है इसको शार्प ग्राफ भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक इंटरवल टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट या एक स्पेसिफिक वैल्यू ही बढ़ने वाला है। मतलब फिक्स्ड होता है वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वैसा फिक्स वैल्यू होता है। ये होता है आपको डायग्राम, इसका जो ग्राफ है वो समझना है, याद रखना है इसको। इन्होंने एक एक का देखो बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट लिया है, जैसे 1 से इंक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे असाइन नहीं किया, लेकिन ये भी जो है 1 से इंक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसा होगा,
जैसे अगर ये 101 है तो यहाँ पे पॉइंट किस पे होगा, ये 1 पे होगा। 102 है तो ये पॉइंट किस पे होगा, ये पॉइंट 3 पे होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो असाइन किया गया एक फिक्स वैल्यू पे फिक्स इंक्रीज होता है, बराबर। सो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो आपके किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी से। ये क्या है, ये मोलालिटी है आपका। देखो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्स एक्सिस ऑफ मोलालिटी। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको लिखा है सिर्फ। सो आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, यही आपको समझना है, यही आपको मेंशन करना है। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक भी बोल सकते हो आप, एब्यूलियोस्कोपिक भी बोल सकते हो, जैसा जिसको जमे। ठीक है, कांस्टेंट कोई यूज़ करने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सो आप इसको इक्वेट कर सकते हो। वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू के बी है यहाँ पे। सो जो डेल टी है इज इक्वल टू के बी होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना तक समझ में आया। आई होप आपको जो है ये फर्स्ट टॉपिक इतना क्लियर हो गया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। जैसे कि हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। सो आप कैसे लिख सकते हो इस चीज़ को, के ऑफ बी, राइट। सो के ऑफ बी इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन एम, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। एम आपका क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ क्या है, मोलर एलिवेशन है, ठीक है। और के भी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट है। आपका डेल टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अभी देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट पता है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है यहाँ पे। तो देखो रिकॉल दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम एंड द टू फेसेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो सेम होता है। सो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड है वो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों भी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, और वो दोनों का फेज जो है जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्वेंट लिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, जैसे आप ग्राफ में देख पा रहे हो। ये एग्जांपल क्या चीज़ का है आपका, सॉलिड सॉल्वेंट का है। ठीक है, सो ये सॉल्वेंट का ब्रेसिंग स्ट्रक्चर देख पा रहे हो किस तरीके से, जैसे ये एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्वेंट है। सो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर जो है आपका इन्होंने सेम लिया हुआ है दोनों केस में। सो कैसे करोगे आप लोग इसको, टी फाइनल इज इक्वल्स टू आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इस तरीके से लिया। अगर आपको नेट डेल वैल्यू निकालना है, डेल आपका जो होता है फाइनल वैल्यू होता है, नेट वैल्यू होता है। सो वो ये इक्वेशन को यूज़ करके आप यहाँ पे जो है नेट वैल्यू निकाल सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, जनरल एक्सपेरिमेंट जो होता है यहाँ पे, जो जनरल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिजॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है किसके अंदर, जो आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्वेंट के अंदर एक्चुअली मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, डिज़ोल्व करवा के जो है उनको यहाँ पे एक सैचुरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो नॉन वॉलेटाइल आपका सोल्यूट है, बराबर, जो नॉन वॉलेटाइल आपका सोल्यूट है उसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं हम लोग किसके अंदर, आपका सॉल्वेंट के अंदर। सो इस केस में क्या होगा आपका, ये जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है यहाँ पे जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का बना हुआ है, ये आपका कम होगा अगर आप कन्वर्ट करोगे किससे, आपके प्योर सॉल्वेंट से। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये जो होता है कम होता है आपके रेगुलर सॉल्वेंट से, यानी कि जो रेगुलर यानी प्योर सॉल्वेंट आप बोल सकते हो, बराबर। सो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को अगर आप मिक्सअप कर देते हो आपके सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सो इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर लोअर रहेगा एज कम्पेयर टू आपका जो रेगुलर प्योर सॉल्वेंट होता है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। तो ये देखो, ये सॉलिड सॉल्वेंट इन्होंने दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट, और ये आपका सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे कैसा बनता है वो। सो ये डायग्राम में आपका क्या हुआ है, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने लिया है। सो ये देखो, टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट का है। और टी एफ दैट ऑफ सोल्यूशन इन विच नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व। अभी ये वाला जो टी एफ है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो है ये डिजॉल्व किया गया है और ये प्योर सॉल्वेंट है। अभी आप प्योर सॉल्वेंट
ये प्योर सॉल्वेंट इसको लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस आप जो है नॉन वॉलेटाइल वाला सॉल्वेंट यूज़ करोगे, ठीक है। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आप यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल टी का वैल्यू मिलेगा, डेल टी, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सोल्यूशन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। डेल टी एफ जो है आपका सोल्यूशन एंड जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है, जो कि आपका प्योर सॉल्वेंट माइनस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग आते हैं मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो मोलार मास ऑफ सोल्यूट अभी कैसे निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला जो तो हमारा जो था उसी को यूज़ करना है यहाँ पे। अभी फार्मूला में क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला था m इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन के ऑफ एफ, यानी जो भी आपका कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है के एफ जो है। सो यहाँ पे मोलालिटी ऑफ एम जो है, जो सोल्यूशन का हम लोग निकालेंगे, तो उसका क्या है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। सो W2 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू M अपॉन 1000, ये है आपका फॉर्मूला। ओके, सो ये चीज़ लिखा है, m को यहाँ पे एक जगह पे रहने दो, बाकी सबको आप शिफ्ट कर दो, तो आपको अल्टीमेटली यही आंसर आएगा। सो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो m का वैल्यू है, ये वाला जो m का वैल्यू है, इसको अगर आपको डेल टी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डेल टी यानी आपका क्या हो गया यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का जो है, ठीक है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो ये क्या करोगे आप लोग, इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करोगे, जो डेल टी निकालने के लिए के एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको सिंपली के एफ से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आपका जो है कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है। सो बाद में आप क्या करिए, इसको m2 को ऊपर लेके आ जाइए, बाकी सबको नीचे भेज दीजिए, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये जो मैंने लिखा है, सिंपली इसी से आपको समझ में आ जाएगा ये। सो अभी देखो यहाँ पे आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस। देखो बच्चा लोग, ऑस्मोसिस क्या होता है आपका, ये जो होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन प्योर सॉल्वेंट। देखो ध्यान से समझना, प्योर सॉल्वेंट बोला है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट बोला है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन प्योर सॉल्वेंट साइड और मोर डाइल्यूट सोल्यूशन साइड डिक्रीजेस, consequently the amount of liquid on other side increases, this results in decrease of concentration of solution। यानी कि आपका अगर ये एक साइड बढ़ेगा तो दूसरा साइड जो है वो घटेगा। इसका क्या मतलब होता है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है अदर साइड इंक्रीजेस, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि कंसिस्ट करता है या तो लिक्विड का हो सकता है या तो फ्लूइड का हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है ये बच्चा लोग, ये नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पे ये क्या है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों भी केस में आ जाएगा सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे होगा सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ये आपका जो है प्योर ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है आपका सॉल्वेंट का जो है नेट फ्लो होता है, ठीक है। सो नेट फ्लो होता है, और किसके अंदर होगा, आपका ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर होगा ये। ओके, क्लियर हुआ आपको। सो यहाँ पे एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ये आप समझ लीजिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्होंने अंदर लिया है, और अंदर जो है शुगर सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक क्रिएट होता है यहाँ पे, अगर आप इसको एक कंटेनर के अंदर डाल देते हो, जिसके अंदर आपने वाटर से पूरा इसको फिलअप कर लिया है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक अलग चीज़ होता है, अगर आप किसी कंटेनर को या किसी सोल्यूशन को पानी के अंदर डालते हो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो उसमें लगना ही लगना है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट, जो कि ये वाला है आपका, ठीक है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेंड अक्रॉस द माउथ ऑफ थिस्टल ट्यूब। सो ये होता है माउथ ऑफ थिस्टल ट्यूब आपका। द सोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इज प्लेस्ड इनसाइड एन इन्वर्टेड थिस्टल ट्यूब। यहाँ पे सोल्यूशन आपको कहाँ से यहाँ पे फिल करना पड़ता है, इज प्लेस्ड इनसाइड
and inverted thistle tube. This part of the tube and membrane are then immersed in a container of pure water. तो ये थिस्टल ट्यूब के ज़रिए ये प्योर वाटर के अंदर जाता है, प्योर पार्ट ऑफ वाटर के अंदर जाता है, जो आपका शुगर सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, जहाँ पे आपका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। और अपर साइड से आपका क्या होता है, यहाँ पे अपर साइड पे आपका जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है। अभी आते हैं हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसको एक सीरीज में याद रखो। पहला क्या आता है, एक हाइपो आता है, फिर उसके बाद आइसो आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, हाइपर आता है। इसको एक सीरीज में याद रख लो, ठीक है, क्योंकि आपको ईजी होगा समझने में। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, टू और मोर, देखो ये बता रहा हूँ आपको, आइसोटोनिक, टू और मोर सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सोल्यूशन। टू और मोर सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका जो भी सोल्यूशन है, मान लो ये ब्लू पोर्शन वाला एक सोल्यूशन है, एक ये वाला एक सोल्यूशन है, ये पोर्शन जो अलग तरीके से शेड किया है, इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बिल्कुल सेम है। सेम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर जो है यहाँ पे सेम कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसको आप समझने के लिए बोल सकते हो एक बैलेंस्ड सोल्यूशन भी होता है, जहाँ पे आपका जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी सेम होता है दोनों अलग अलग लेयर्स में, यानी दोनों अलग अलग सोल्यूशन में। अभी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, अभी आइसोटोनिक जो समझ गया वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक भी अपने आप ही समझ गया होगा। तो पहला आता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इफ टू सोल्यूशन have unequal osmotic pressure, the more concentrated solution with higher osmotic pressure is said to be hypertonic solution। देखो भाई, इसमें दो अलग अलग सोल्यूशन दिया है, जो कि आप देख पा रहे हो अनइक्वल, ये हाइपरटोनिक्स और ये बाय बैड, ये देखो अनइक्वल आप देख पा रहे हो, राइट, ये अनइक्वल है हाइपरटोनिक का, आप देख पा रहे हो रेशियो इसका जो है अनइक्वल है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। सो क्या बोला इसने, हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अभी यहाँ पे देखो हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, द मोर डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन exhibiting lower osmotic pressure is said to be hypotonic solution। यहाँ पे सोल्यूशन आपका कैसा है, डाइल्यूट है, यहाँ पे सोल्यूशन आपका कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। हाइपर बोले तो कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, हाइपो बोले तो कैसा हो गया, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट यानी क्या होगा, यहाँ पे लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यहाँ पे बैलेंस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यहाँ पे जो है ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। चलो क्लियर हुआ, आपको किस तरीके से याद रखना है, हाइपो, आइसो, हाइपर, इस तरीके से याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा। चलो अभी आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला है इसका, देखो फॉर्मूला समझ लो, पाई इज इक्वल्स टू N2RT/V अपॉन V बराबर। सो ये क्या होता है, ये होता है आपका PV इज इक्वल्स टू NRT बराबर। समझ में आया, प्रेशर की बात कर रहे हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग किससे यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, पाई से रिकॉग्नाइज करते हैं। PV इज इक्वल्स टू NRT वाला फॉर्मूला सबको याद आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर होता है अल्टीमेटली। सो यहाँ पे पाई इज इक्वल्स टू MRT भी लिख सकते हो आप। MRT क्या होता है, N अपॉन V को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MRT लिखते हैं। समझ में आया, भेजे में आया। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। n नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, जिसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। देखो ये रहा वो डायग्राम ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो कि मुझे आपको ऑस्मोसिस स्लाइड में समझाना था, लेकिन अल्टीमेटली इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सो देखो भाई, प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, ये हो सकता है आपका प्योर सॉल्वेंट ना हो, इसलिए सोल्यूशन को जो है ग्रीन में शेड किया गया है। सो the minimum pressure that stops osmosis is equal to osmotic pressure of the solution। यानी जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करने पे जितना मिनिमम
प्रेशर जो है आपका वो स्टॉप कर देता है आपके ऑस्मोसिस को, ठीक है। स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, is equal to your osmotic pressure of the solution. So guys, you need to understand over here the concept. If suppose it has been taken a U-tube, not this U-tube, I am talking about this U-tube which has some space inside it and which has some divider inside which is almost equal. Both the part are 50-50%, but suppose in the first part if you fill over here pure solvent and in the second layer or second part you fill over here solution in the semi-permeable membrane, you can over here compare with your osmotic pressure. What happens is that one of your part will be getting depressed in the sense that the part here the pressure is higher. Why the pressure is higher over here? Because pure solvent will have your more pressure, हाँ ठीक है। सो जो प्योर सॉल्वेंट है आपका उसका प्रेशर ज़्यादा होगा if you compare with your solution. So ultimately what will happen over here, the level will automatically get increased of the solution, as far as you can see over here that pure solvent has more osmotic pressure. So when your osmotic pressure is equal to your semi-permeable membrane, that comes when applied pressure to stop osmosis. So your osmotic pressure when stop the osmosis is the time or is the interval when it is equal to your osmotic pressure of the solution. So सीधी भाषा में अगर इसको समझना चाहते हो तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी अप्लाइड प्रेशर स्टॉप कर पाएगा और वो प्रॉपर एक लेवल में आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। समझ में आया, भेजे में आया, नहीं आया तो कमेंट में पूछने का। चलो, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? सीधा ऑस्मोसिस क्या होता है? आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जहाँ पर एक प्रेशर, एक लेवल ऑफ प्रेशर पे आके जो स्टॉप हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो है रिवर्स डायरेक्शन में आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई क्या लिखा है, एज मेंशन्ड अर्लियर ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों लिया है, ये एक बात को समझो हम लोग। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होगा एक इक्वल पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है आपका डिवाइडेड है, वो मेम्ब्रेन के अंदर आप जो है फ्लूइड कंसिस्ट करता है या फिर वाटर या लिक्विड आप ले सकते हो, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को आप सिंपली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं किसके अंदर, आपके सोल्यूशन के अंदर। सो जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है that can be reversed by applying a pressure larger than osmotic pressure। यानी सॉल्यूशन का तगड़ा जो है यहाँ पे ये हो गया आपका, मान लो सॉल्वेंट है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का यहाँ पे पलड़ा भारी पड़ जाएगा। ये पिस्टन का देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर जो है आउटलेट है। सो यहाँ पे मेम्ब्रेन में मान लीजिए आपने इक्वल जो है वाटर फिल किया है, अगर आप लार्जर प्रेशर अप्लाई करोगे तो यहाँ से इसका लेवल जो है यहाँ से पास होकर पहले ये कम होगा और यहाँ से पानी जो है आउट होता जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत जो है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रिलेटेड जो भी है सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है यहाँ पे पहले चैप्टर वाइज जो है रिलीज़ करूँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज होगा, उसके बाद जो है टॉपिक वाइज भी आपका सब आएगा। टॉपिक वाइज का क्या मतलब होता है? टॉपिक वाइज का मतलब ये होता है कोई भी बोर्ड का बच्चा इसको समझ सकता है, लाइक सीबीएसई वाला भी देख सकता है, महाराष्ट्र बोर्ड वाला भी देख सकता है, यहाँ पे आपका आईसीएसई बोर्ड वाला भी देख सकता है। सो टॉपिक वाइज जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर कोई देख पाएगा। फिलहाल जो है वर्किंग प्रोसेस आपका महाराष्ट्र बोर्ड का चालू है, जो कि सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं। तो देखो भाई 11-12 का सब्जेक्ट है तो हर कोई देख सकता है, उसको ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।